अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर ऐसे राइटिंग सीरीज़। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि आप ऐसे की पावरफुल इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, हुक, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ताकि आपके ऐसे में जो भी बॉडी पैराग्राफ होता है और कंक्लूजन पैराग्राफ होता है वो आप लिखेंगे तो उसमें आपको हेल्पफुल होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखें बगैर स्किप किए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब बॉडी पैराग्राफ में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? बॉडी पैराग्राफ पहले जानते हैं कि है क्या। बॉडी पैराग्राफ मतलब ऐसे का दरमियाना हिस्सा। पहले आप इंट्रो लिखते हैं, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ की बारी आती है। सो बॉडी पैराग्राफ ऐसे का वो हिस्सा है जहां आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस और डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं। हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब बॉडी पैराग्राफ में आप टॉपिक सेंटेंस डालते हैं, यानी पहले सेंटेंस में क्लियरली बताएं कि पैराग्राफ किस बात पे फोकस करेगा। मिसाल के तौर पे स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल बुर्दे को कम करती है, तो ये एक टॉपिक सेंटेंस हो गया। उसके बाद आप इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सपोर्टिंग एविडेंस भी आ जाता है। अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए स्टैटिक्स, कोट्स या लॉजिकल एग्जांपल्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिसेफ के 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 60% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की वजह से हायर एजुकेशन ले पाते हैं। तो ये एक हो गया सपोर्टिंग एविडेंस। एक और मैं आपको मिसाल दूं तो आपको मज़ीद समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं, तालीम की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उस पर आप मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह मैं आपको बताऊं, तालीम ना सिर्फ रोज़गार के मौके फराहम करती है, बल्कि ये इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत को भी बढ़ाती है। एक पढ़ा लिखा शख्स मुआशरे में बेहतर फैसले कर सकता है और दूसरों की रहनुमाई भी कर सकता है। तहकीक के मुताबिक जिन ममालिक में शरह ख़वानदगी ज़्यादा है, वहाँ मुआशी तरक्की भी तेज़ होती है। इसलिए तालीम सिर्फ ज़ाती तरक्की के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह ये एक्सप्लेनेशन हो गई। पहले टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद उसके बारे में हम लिखते हैं, जो भी टॉपिक सेंटेंस आप लिखते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के असरात की बात की जाए, उस पर हम टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लाजमी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही होंगे। तो टेक्नोलॉजी के असरात, जदीद टेक्नोलॉजी ने मुआशरे को मुसब्बित और मनफी दोनों तरह से मुतासिर किया है। उसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। वो डिपेंड ऑन द यूज़, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे टॉपिक सेंटेंस और उसके कुछ मिसाल। अब हम आते हैं सपोर्टिंग एविडेंस की तरफ। पहले जानते हैं व्हाट इज़ सपोर्टिंग एविडेंस, ये सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, उसके बाद हम इसके मिसाल की तरफ जाते हैं। तो सपोर्टिंग एविडेंस इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो वो सबूत है जो आपके मजमून में बयान किए गए ख्यालात को सच साबित करते हैं, क्योंकि आपकी बात को महज एक राय नहीं बल्कि एक साबित शुदा हकीकत बना देता है सपोर्टिंग एविडेंस। तो जो भी आप अपना उसमें राय देते हैं, अपने ख्याल देते हैं, तो उसको क्या साबित करता है, उससे हकीकत बनाता है आपका सपोर्टिंग एविडेंस। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें पढ़ाई के लिए सुबह का वक्त बेहतरीन होता है, तो उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस ये दे सकते हैं आप। नींद के माहिर डॉक्टर शहजाद का कहना है कि सुबह 4 से 6 बजे के दरमियान दिमाग सबसे ज़्यादा फ़ाल और काम करता है, जिससे यादाश्त 25% बेहतर होती है। इस तरह अगर हम दूसरे मिसाल की तरफ जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मौजू है आपका तालीम और तरक्की, और टॉपिक सेंटेंस आपने बनाया है तालीम याफ्ता मुआशरे तरक्की करते हैं। तो सपोर्टिंग एविडेंस में आपको बताऊं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक ने तालीम पर ज़्यादा सरमायाकारी की, उनकी मुआशी तरक्की की रफ्तार दूसरों से दोगुनी थी। और जापान ने तालीम पर तवज्जो देकर 1945 के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनने का सफ़र भी तय किया। तो टॉपिक सेंटेंस के बाद मैंने यहाँ पर दलील दिया, सबूत दिया किसका, वर्ल्ड बैंक का, और उसके अलावा जापान की तालीम का, कि उन्होंने तालीम को अहमियत देकर अपनी तरक्की की। दूसरा अगर मैं आपको मिसाल दूँ, मौजू आपका है सफाई की आदत। टॉपिक सेंटेंस आपने उस पर बनाया है सफाई निस्फ ईमान है। तो सपोर्टिंग एविडेंस में आपको बताऊँ, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हाथ धोने की आदत से इससे हाल मरीज़ में
45% तक कमी आ सकती है। और सेहत आमा के माहिर डॉक्टर आयशा के मुताबिक घर की सफाई से एलर्जी के खतरे में 60% तक कमी होती है। तो सपोर्टिंग एविडेंस में आप साइंटिफिक प्रूफ दे सकते हैं, यानी वो बेस्ट होगा कि आप सपोर्टिंग एविडेंस में साइंटिफिक प्रूफ देते हैं। आप टॉपिक सेंटेंस आपका जो मौजू है उसका आप जो भी टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं तो उस पर आप अगर साइंटिफिक प्रूफ देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर एसे एंड सपोर्टिंग एविडेंस कि आप जो भी टॉपिक सेंटेंस आपने दिया है, जो भी मौजू है, उसका आप साइंटिफिक प्रूफ दें। जिस तरह ये मैंने आपको मिसाल दी है, टॉपिक सेंटेंस बनाए, उसके बाद उसका मैंने आपको साइंटिफिक प्रूफ बताया। तो इसी तरह आप भी जो भी टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे उसका अपने सपोर्टिंग एविडेंस जो बनाना है उसमें कोशिश करनी है, अगर आपको उसके बारे में आता है तो आप साइंटिफिक प्रूफ दें। और अगर आपको साइंटिफिक प्रूफ उस टाइम आपको जहन में नहीं आ रहा, उस ऐसे के टॉपिक्स जो आपको दिया गया है, सब टॉपिक सेंटेंस आपने जो दिया है, तो आप अपने हिसाब से भी एक अच्छा सा प्रूफ दे सकते हैं जो हकीकत हो उस टॉपिक सेंटेंस में जो आपने लिखा है उसकी। ये होता है क्या, सपोर्टिंग एविडेंस। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। काफ़ी सारे आपको मैंने मिसाल दिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी, जो आप टॉपिक सेंटेंस देते हैं या सपोर्टिंग एविडेंस हैं उसको आप फिर एक्सप्लेन कर देना है आपने। उसके बारे में मालूमात जो भी आपके पास है आप उसको वाज़ेह करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एविडेंस को अपने थीसिस स्टेटमेंट से लिंक कर सकते हैं। जो आपने थीसिस स्टेटमेंट्स दी होगी इंट्रो में, उससे भी आप लिंक कर सकते हैं उस अपनी एक्सप्लेनेशन को, वजाहत को, या फिर सपोर्टिंग सेंटेंस जो आप देंगे, जो हमने ऊपर ये जिक्र किया सपोर्टिंग या टॉपिक सेंटेंस, उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हैं अपने एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन को। चौथे नंबर पे ट्रांजिशन सेंटेंस, यानी अगले पैराग्राफ से कनेक्ट करना। मिसाल के तौर पे सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं, स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। अब दूसरे स्टेप में क्या है, कंक्लूजन, यानी मजमून का इख्तिताम या आखिरी हिस्सा। तो मजमून का इख्तिताम आपने कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसके लिए मैं आपको 6 टिप्स दूंगा जिनको अगर आप समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका मजमून का इख्तिताम या कंक्लूजन कह लें वो बहुत अच्छा जाएगा। तो पहले जानते हैं मजमून का इख्तिताम है क्या, व्हाट इज़ कंक्लूजन। उसके बाद मैं आपको 6 बातें बताऊंगा, 6 टिप्स दूंगा मजमून का अच्छा इख्तिताम और कंक्लूजन के लिखने के लिए। तो मजमून का इख्तिताम उसका आखिरी और अहम हिस्सा होता है जो पूरे मजमून का खुलासा पेश करता है। अब नंबर 1 टिप्स ये है कि मजमून के जो अहम नुकात होते हैं उसको खुलासे में पेश करें, यानी इख्तिताम में मजमून के बुनियादी नुकात को, अहम पॉइंट्स को मुख्तसर दोहराएं। तो आप नंबर 1 पे ये कर सकते हैं कि मजमून के जो अहम नुकात हैं उसका खुलासा पेश कर सकते हैं, यानी इख्तिताम में मजमून के बुनियादी नुकात जो हैं उसको मुख्तसर बयान कर सकते हैं। नए ख्यालात पेश करने से गुरेज करें, सिर्फ जो कुछ लिखा गया है उसका खुलासा पेश करना है आपने, ठीक है। तो नंबर 1 टिप्स ये है। दूसरे नंबर पर टिप्स जो है वो आप अपने मरकज़ी ख्याल को मजबूती से पेश कर सकते हैं, जो आपका सेंट्रल आइडिया आप कह लें वो बयान कर सकते हैं अपने मजमून का। अपने मजमून के मरकज़ी नुक्ता को दोबारा वाज़ेह अल्फाज में बयान कर सकते हैं, यानी पढ़ने वाले को एहसास जिससे पढ़ने वाले को एहसास दिलाया जाएगा कि आपका मौक़िफ़ या तजवीज़ दुरुस्त और काबिल गौर है। तीसरे नंबर पर टिप्स जो है वो ये है कि पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कराना है। कोई भी सवाल, क्वेश्चन या इक़्तिबास यानी कोट या फ़िक्र अंगेज़ जुमला शामिल कर सकते हैं ताकि पढ़ने वाला मजमून के बाद उस पर गौर करे। तो ये अट्रैक्टिव होते हैं जो आप क्वेश्चन डालते हैं या कोड डालते हैं। ये मैंने आपको बताया था हुक में, इस वीडियो के पार्ट 1 में, कि आप मजमून का जो इब्तिदा है वो भी हुक से या क्वेश्चन से या कोई कोड कह लें उसे कर सकते हैं, जिससे आपका मजमून जो है वो स्टार्टिंग भी अच्छी होगी तो एंड भी इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल आइडिया देते हैं तो वो अच्छा रहेगा इस जो ये कोट है या क्वेश्चन है मजमून के कंक्लूजन में। चौथे नंबर पर टिप्स ये है कि अमली तजावीज़ या हल पेश करना।
अगर मज़मून में किसी मसले पर बहस की गई है तो उसका मुमकिना हल भी तजवीज़ कर सकते हैं। कोई आपने मसला ऐसा मज़मून में डिस्कस किया है तो उसका अब आप कंक्लूजन में उसका हल, उसका रेजोल्यूशन भी पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर आपने माहौल की आलूदगी के ऊपर ऐसे लिखा है अपना, तो फिर आखिर में उस पे आप लिख सकते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कम करें, उसके कुछ तजावीज़ हैं या उसके अलावा अलजुदा नुकात हैं, तो वो भी आप पेश कर सकते हैं आखिर में। मज़मून में किसी भी मसले का बहस किया गया है तो आखिर में आप ये भी लिख सकते हैं कि उस मसले का हल क्या है, कैसे उस मसले को हल किया जा सकता है। अमली या हल शुदा तजावीज़ भी आप आखिर में लिख सकते हैं मज़मून में, किसी भी मसले पर अगर आपका मज़मून लिखा गया है तो 5वें नंबर पे ये है कि मुख्तसर और जामे हो, यानी इकदाम तवील ना हो। सिर्फ 3 या 4 जुमलों में भी आप अपना नुक्ता या कंक्लूजन पेश कर सकते हैं। तो ये मिनिमम जो है आपके 3 से 4 जुमलों में आप अपना नुक्ता और कंक्लूजन लिख सकते हैं। उसे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो दैट इज़ आल्सो गुड। बहुत कम भी आपने नहीं करना है, 2-3 लाइनों में आपने अपने कंक्लूजन को पेश नहीं करना है। थोड़ा सा 3-4 लाइनों से आपने ज़्यादा लिखना है कंक्लूजन, ठीक है, ताकि आपको अच्छी पूरी मार्क्स मिलें। और गैर ज़रूरी तकरार से बचना है, गैर ज़रूरी जुमलों से बचना है, गैर ज़रूरी अल्फाज से आपने बचना है अपने मज़मून के इख्तिताम या कंक्लूजन में। जो आपने मज़मून में ज़िक्र किया है वही आपने उसके बारे में लिखना है अपने मज़मून के इख्तिताम में। नंबर 6 टिप्स जो है वो ये है कि तासुर अंगेज़ जुमलों से ख़त्म करें। कोई इक़्तिबास यानी कोट, ज़रबुल मिसल या पुरअसर जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ताकि मज़मून आपका यादगार हो। मिसाल के तौर पे जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तख्ती से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसी तरह आपने अपने कंक्लूजन को अच्छा करने के लिए और उसको अट्रैक्टिव और मज़ेदार बनाने के लिए आप आखिर में उसमें कोट भी ला सकते हैं। इवन कोई शायरी लिखना चाहते हैं लेकिन उसमें आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि वो जो कोट आप लिख रहे हैं, जो भी आप उसमें पोइट्री डाल रहे हैं या कोट लिख रहे हैं या जो भी कुछ लिख रहे हैं, वो आपके मज़मून का जो टॉपिक है उससे रिगार्ड्स हो, मैच कर रहा हो वो कोट आपके मज़मून में जो आपने लिखा है, जिस मज़मून का आपको टॉपिक दिया गया उससे। सो दैट वुड बी आल्सो वो भी अच्छा लगेगा आपके मज़मून के लिए। अगर आप कंक्लूजन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, मज़ेदार बनाना चाहते हैं, कोई कोट डालकर या कोई पोइट्री डालकर, तो डायरेक्ट अपने मज़मून में आखिरी जो कंक्लूजन होता है डायरेक्ट आपने वो कोट नहीं डालिए। थोड़ा-सा उस पे ऊपर आपने थोड़ा-सा कुछ लिखना है, उसके बाद आखिर में आपने कंक्लूजन में अगर आप मज़ेदार कोई चीज़ डालना चाहते हैं, पोइट्री या इस तरह का कोई कोट डालना चाहते हैं, तो आखिर में वो आपने डालना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा आपने ऊपर कुछ लिखना है, तब आपका मज़मून जो है कंक्लूजन मज़मून का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा लगेगा, मज़ेदार होगा। सो ये थे कुछ टिप्स मज़मून का एग्ज़ाम आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। आपको इस पे स्कॉलरशिप अपडेट्स और टेस्ट प्रिपरेशन टिप्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।